हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय द्विवेदी आपका मैथमेटिक्स टीचर आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, solve the following pair of linear equation by the substitution method। पिछली वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, और साथ में मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको बताए थे किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आज मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा कितने क्वेश्चंस हैं? देयर आर 6 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो मैं आपको यहां पे 5 क्वेश्चंस ही लगवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पिछली वीडियो में आप जा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूं। इस वजह से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे उनको वीडियो शेयर जरूर कीजिए। क्लियर है? मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या कहता है? x प्लस वाई। क्या कहता है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको अपन लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर? कैसे बताया था कल हमने? पिछली वीडियो में हमने कैसे बताया था? देखिए बेटा, सबसे पहले इन दोनों को अपन लोग लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? दोनों इक्वेशन में से आप कोई सी भी एक इक्वेशन चूज कीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चूज कीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड चूज कीजिए, ये आपकी मर्जी। तो मैं यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट चूज करता हूं, ठीक है ना। तो ऑन टेकिंग किस तरीके से मैथमेटिक्स को राइट करना है, लिखना है, आपको आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जब कॉपी चेक होती है तो स्टेप वाइज मार्किंग, स्टेप्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ऑन टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब यहां पे भी आपको छूट दी जाती है, क्या कि चाहे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, चाहे आप यहां पे y की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब कि x की वैल्यू निकालिए y की टर्म्स में या y की वैल्यू निकालिए x की टर्म्स में। आप दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं। आपने फर्स्ट इक्वेशन चूज की, तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। दोनों वेरिएबल में आप जो है या तो x की वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ y, या फिर आप y की वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ x। क्लियर है? ये आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं यहां पे निकालता हूं y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x। क्लियर है? तो यहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y के साथ x लिखा हुआ है, वही एडिशन में है, मतलब प्लस का x, यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस का x उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 14 माइनस x। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 14 माइनस x। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड अपन लोग कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है? अब जो है बेटा इक्वेशन फर्स्ट से जो आपने x y की वैल्यू फाइंड की वो कहां रखेंगे? इक्वेशन सेकंड में। अगर सेकंड इक्वेशन से आप निकालते तो कहां रखते? फर्स्ट में। जिससे निकालेंगे उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन दी गई है उसमें रखेंगे। फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में। यहां पे अगर सेकंड इक्वेशन यहां पे चूज करते, फिलहाल जो है मैंने यहां पे फर्स्ट इक्वेशन चूज की है, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली y की। अब कहां रखने वाले हैं? फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड में। क्लियर है? तो देखिए यहां पे on putting the value of y in equation फर्स्ट में रखेंगे अपन लोग। क्लियर है? तो सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड में। कहां रखेंगे? सेकंड में। फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में। तो यहां देखिए बेटा
x माइनस वाई की प्लेस पे क्या आ जाएगा 14 माइनस एक्स। ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस का साइन है, या कोई मल्टीप्लिकेशन में होता तो भी यहाँ पे ब्रैकेट लगाते। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या है 4। अब देखिए बेटा x माइनस का मल्टीप्लाई 14 में तो माइनस का 14 माइनस इंटू माइनस प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब देखिए बेटा x और प्लस का x क्या हो जाएंगे 2x माइनस का 14 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 14 प्लस का 4, पहले से दिया गया। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18। तो बेटा यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 2 कहाँ है मल्टीप्लाई कंडीशन में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड। क्लियर है? तो 2 1 जा 2 9 जा, डिनोमिनेटर में बना रहा है नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे 9 ही आएगा। 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, कहाँ पुट की क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब जो आपको x की वैल्यू मिली वो कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। क्लियर है? तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, कहाँ है इक्वेशन नंबर थर्ड ये, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, मतलब y इज इक्वल टू 14, x की प्लेस पे 9 रख देंगे माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 में बेटा कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? तो यहाँ पे हैंस x इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, बेटा ये आपका आंसर। क्लियर है? चेक करने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू रखिए LHS में 9 प्लस 5 14 आएगा, 9 माइनस 5 4 आएगा। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप माइंड में किस तरीके से फिट करेंगे, इस तरीके से फिट करेंगे। दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी एक इक्वेशन चूज करना है आपको। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन चूज कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास 2 वेरिएबल हैं, चाहे आप y की वैल्यू निकालिए चाहे आप x की वैल्यू निकालिए। अगर आपने y की वैल्यू निकाली है तो वो वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। सेकंड इक्वेशन से जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। फिर आपको x और y की वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। इतना आपको माइंड में फीड करना और ऐसे ही करते लेना, बस ट्रांसपोजिशन करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ट्रांसपोजिशन करना। क्लियर है? ट्रांसपोजिशन का मतलब प्लस का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस का करेंगे तो प्लस में जाएगा। मल्टीप्लाई कंडीशन में कोई चीज है उसका अगर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को बेटा रोकिए और नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्लियर है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देयर आर 2 इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसको और क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। क्लियर है? इस तरीके से अपन लोग इसको लिख लेंगे। क्या करना है बेटा? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले ऑन टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3। चाहे आप s की वैल्यू निकालिए चाहे t की निकालिए। तो यहाँ पे मैं s की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो t उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? थर्ड। जब ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया तो यहां से s की वैल्यू निकाली गई है वो कहां रखेंगे? फर्स्ट से निकाली गई है तो कहां रखेंगे? सेकंड में। क्या लिखेंगे बेटा? ऑन पुटिंग the value of s in equation second। ठीक है ना? तो सेकंड इक्वेशन में s की वैल्यू रख देंगे। क्या आई कहानी? s की जगह रखेंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे बेटा? 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब डिनोमिनेटर यदि टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल भी उनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 2 जा 6 कर देंगे।
2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3 इंटू टी 3t इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t, और 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, 6 6 जा 36। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा जो है 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। क्लियर है? तो अब जो है यहाँ पे 6 उस साइड चला जाएगा, क्या चला जाएगा 6 जो है उस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, मतलब 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t इज इक्वल टू कितना बचा 36 में 6 का कितना बचा 30। अब t की वैल्यू निकालनी है तो 5 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 5 बन जाओ 5 6 जा, तो यहाँ t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6, t की वैल्यू क्या आ गई 6। ये वैल्यू अब कहाँ रखनी है इक्वेशन नंबर 3। सिक्वेंस आपको बताना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट से निकाली s की वैल्यू कहाँ रखी सेकंड में, सेकंड से निकाली t की वैल्यू कहाँ रखेंगे थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी मतलब 6, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो बेटा यहाँ पे हैंस s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। क्लियर है? ये आपका आंसर चेक कर सकते हैं। 9 माइनस 6 3 बिल्कुल सही है, 9/3 यानी कि 3, 6/2 यानी कि 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब अपन लोगों ने जो किया है वो सही किया है। क्लियर है? आई बात समझ में बेटा? चलिए वीडियो को रोकिए और इसको भी नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या कहता है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्लियर बेटा? अब देखिए क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या करेंगे, ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैं यहां पे किसकी वैल्यू निकाल लूं, 3x की वैल्यू निकाल लूं या y की, अपनी मर्जी है बेटा। क्लियर है? कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना, चाहे x की निकालिए चाहे y की। चलिए तो मैं निकालता हूं यहां पे y की। क्लियर है? तो 3x y माइनस में अगर जिसकी वैल्यू निकालनी है वो अगर नेगेटिव में है, कैसा है नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उस साइड ले जाएंगे, तो y बेटा इस साइड आएगा और 3 कहाँ आएगा इस साइड। क्लियर है? तो 3x 3 इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, y उस साइड आएगा तो पॉजिटिव। फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है? इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहां से निकाली फर्स्ट तो कहां रखेंगे सेकंड में, कहां रखेंगे सेकंड में। क्लियर है? चलिए सेकंड में रखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है 9x, तो 9x माइनस 3y, तो 3y की वैल्यू यहां पे ब्रैकेट लगा के रख देंगे इज इक्वल टू 9। चलिए बेटा तो 9x माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का कितना हो जाएगा 9x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, 9x से -9 कैंसिल आउट, तो 9 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x ही गायब हो गया, मतलब x की वैल्यू मिलती तो वेरिएबल ही गायब हो गया, लेकिन जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 9 इक्वल टू 9। ठीक है? तो ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। यहां पे बेटा क्या हुआ, x और y की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो x
ही गायब हो गया, लेकिन जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है। तो इसका अंदाजा क्या है कि बेटा यहां पे x की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, जो कि यहां पे रखने पे क्या हो जाए, वैल्यू निकल के आ जाए। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। मतलब अगर स्टेटमेंट आपका इस तरीके से आ रहा है, वेरिएबल गायब हो जाता है और स्टेटमेंट कैसा आ रहा है, ट्रू, 9 = 9 ट्रू स्टेटमेंट है, सही है ये। तो अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट आता तो x और y कोई मतलब कि वैल्यू ही नहीं होती। तो देखिए सॉल्यूशन मैंने आपको कल बताया था, पिछली वीडियो बताया था, यूनिक सॉल्यूशन। x की एक वैल्यू हो, y की एक वैल्यू हो तो सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। यूनिक बोले तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ओनली ऑन वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब इस तरीके केस आए और स्टेटमेंट कैसा हो, ट्रू हो, तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि यहां पे x की कोई भी वैल्यू रखते जाइए आप, कैंसिल ही हो जाना है। x की कोई भी वैल्यू आप रखते चले जाइए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारी वैल्यू हो सकती है x की, यहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू यहां y में रखेंगे तो जितनी वैल्यूज निकलने, x की वैल्यू रखेंगे अपन लोग उतनी ही y की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू तो निकलने वाली नहीं है, क्योंकि सब में क्या 9 इंटू अपन लोग कोई वैल्यू यहां पे रखेंगे, 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, तो यहां भी 9 × 2, 9 × 3 कैंसिल आउट हो ही जाना है। क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इस तरीके से रखने से स्टेटमेंट यदि ट्रू आता है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे 9 = 0 आया था, सपोज दैट, मान लीजिए 9 = 0, तो 9 0 इक्वल होता नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है कहानी? तो जब ऐसी कहानी आए तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। क्लियर है? और इन सब चीजों को चेक करने के लिए ग्राफिकल मेथड भी है आपके पास और एक ट्रिक भी है, जो कि आगे के वीडियोस में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से चेक करेंगे कि किस पेयर ऑफ इक्वेशंस का, किस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका नो सॉल्यूशन होगा और किसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? किसका ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, किसका ग्राफ पैरेलल लाइन होगा और किसका ग्राफ जो है कोइंसिडेंट लाइन होगा। ये सब आगे की वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है? फिलहाल तो अभी अपना थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में यदि इस तरह की कंडीशन बन रही है और स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है तो x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती है। क्लियर है? जब x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है तो y की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। और यहीं पे यदि स्टेटमेंट कैसा आता, फॉल्स स्टेटमेंट आता, क्या आता, फॉल्स स्टेटमेंट आता, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता, नो सॉल्यूशन। और यहां पे x की वन वैल्यू आती, मतलब कि एक ही वैल्यू आती, चाहे कोई भी वैल्यू हो, वो y की भी एक ही वैल्यू निकलती, तो आपका सॉल्यूशन का क्या आंसर होता, यूनिक सॉल्यूशन। तो फिलहाल आपका आंसर क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यहां पे नहीं होगी, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। क्लियर है? आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी भी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे दे सकते हैं आपको। क्लियर है? चलिए दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है, कैसे आप समझेंगे। जैसे आप यहां तो आप फंस गए, यहां तो आप जो है आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे दूसरी ट्रिक। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, बेटा इस तरीके से लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर है? ऐसे आपने लिख लिया, आई बात समझ में। अब कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो देखिए इक्वेशन में क्या है, 3x - y, 3 इस साइड है, इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 3 = 0, यहां पे 9x - 3y, 9 इस साइड आएगा तो माइनस का 3 इस साइड आएगा तो माइनस का 3 होगा और माइनस का 9 = 0, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन है, इस साइड आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अब आप कंपेयरिंग कीजिए तो a1 की वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है, a2 की वैल्यू क्या है, 9,
b1 की वैल्यू क्या है? अब देखिए b1 क्या है, y कोफिशिएंट है, तो y के आगे कुछ नहीं है, तो माइनस और क्या है लिखेंगे 1। b2 क्या है, y कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 3, c1 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू क्या आएगी -9। फिर आप a1/a2 निकालेंगे, मतलब 3/9, b1/b2 निकालेंगे तो -1/-3, तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 यानी 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/3, और फिर c1/c2 निकालेंगे तो -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3 3 जा यानी कि ये भी 1/3। अगर आपका देखिए यहां पे भी कंडीशन अप्लाइड है। कैसी कंडीशन अप्लाइड है? अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू तीनों की इक्वल आती हैं, सेम आती हैं, तो आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो आपको कंडीशन याद होना चाहिए। कंडीशन में यहां पे लिख देता हूं, पहले वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? हो गया? चलिए वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए जल्दी से। चलिए तो मैं कंडीशन आपको लिख देता हूं, जो कि आप जो है मन में किस तरीके से रफ वर्क करके आप पहचान सकते हैं किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन, किसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मैं आगे बताऊंगा अभी ये सब चीजें, लेकिन फिर भी यहाँ जब क्वेश्चन इस तरीके का आ गया है तो यहाँ पे बताना जरूरी है। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इसका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और यहां पे ये तीनों वैल्यूज 1/3 1/3 1/3 आ रही हैं, तो यहां पे आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है आपको तो नो सॉल्यूशन, ऐसी कंडीशन मिलती है तो यूनिक सॉल्यूशन। तो जिनकी x की वैल्यू एक मतलब कि एक ही वैल्यू, y की वैल्यू एक ही आ रही होगी। क्लियर है? चाहे कुछ भी आए लेकिन वन ही वैल्यू मिले, वन सॉल्यूशन मिले। क्लियर है? तो आपकी कंडीशन क्या फॉलो होगी? ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं a1/a2 b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही होगी, क्योंकि वहां पे x की भी एक ही वैल्यू आ रही थी, y की भी एक ही वैल्यू आ रही थी। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये आप माइंड में फीड कर लेंगे, इस तरीके से आप कंपेयरिंग कर लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकाल लेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेंगे। फिर आप देखेंगे कि a1/a2 b1/b2 इक्वल है या नहीं है। अगर ये नहीं है इक्वल तो आगे बढ़ना ही नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये दोनों इक्वल हैं और थर्ड c1/c2 इसके इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तीनों इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये आपको अंदाजा लग जाएगा माइंड में फिट करने। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरीके से कर सकते हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। क्लियर है? सारे क्वेश्चन इस तरीके से। और दूसरी ट्रिक मैंने आपको क्वेश्चन में बता दी कि वहां पे क्या आ रहा था, 9 = 9। स्टेटमेंट क्या था? ट्रू स्टेटमेंट आ रहा था। जब स्टेटमेंट ट्रू आता है, क्लियर है, और तो x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और यहीं पे स्टेटमेंट कैसा आता? ट्रू नहीं आता, फॉल्स स्टेटमेंट आता। तो x और y की कोई भी वैल्यू नहीं होती। क्लियर है? क्या होती? कोई भी वैल्यू नहीं होती, नो सॉल्यूशन होता। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और इसको भी नोट कीजिए। इसके आगे भी बता सकता हूं। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि लाइंस किस तरीके से होंगी। तो यूनिक सॉल्यूशन जब भी होगा या कंडीशन ये होगी तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही होंगी जब ग्राफ आप बनाएंगे। नो सॉल्यूशन केस में आपकी लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। और इस केस में आपकी लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे को काट रही होंगी। ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा कहीं ना कहीं पे।
कहीं पे काट नहीं रही होगी पहली लाइन, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन आपकी बन रही होगी इस तरीके से, कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे कुछ। क्लियर है? इस तरीके से आप पेयर ऑफ इक्वेशंस मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा कि इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखिए जब कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, तो सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? कंसिस्टेंट, संगत निकाय हिंदी में बोलेंगे तो। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो यहां पे जो आपका सिस्टम जो होगा वो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मतलब यहां पे क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो है, ज्यादा है सॉल्यूशन, एक से ज्यादा है तो कंसिस्टेंट। इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ग्राफिकल मेथड बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा समझने वाला है। तो ग्राफिकल मेथड में आप सबको सबसे लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट किया, 3.3 से स्टार्ट किया। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको इसको दिमाग में रखना है, कॉन्सेप्ट को माइंड में फीड करना है और तुरंत आपको क्वेश्चन करना है चुटकियों में। क्लियर है? इसके आगे एक्सरसाइज आने वाली है, लेकिन मैंने क्वेश्चन इस तरीके का आ गया, इस वजह से मैंने जो है इसको आपको बताना पड़ा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए। तो कंडीशन ध्यान रखना है, एक ये, एक ये, एक ये। अगर ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन और सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। ऐसा है तो नो सॉल्यूशन, लाइंस पैरेलल होंगी और सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको ये कंडीशन होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। ठीक है? और ये सब चीजें कहां से निकालेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसको कंपेयरिंग करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू निकालेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए। फिर जो कंडीशन आपकी फिट हो रही है उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? वीडियो को रोकिए और नोट जरूर कीजिए और माइंड में भी फिट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्या है क्वेश्चन? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो आप गौर से देखिए, जो आपके कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स दिए गए हैं वो कैसे हैं? डेसिमल फॉर्म में है। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? एक डिजिट के बाद, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि एक डिजिट वाला पॉइंट है। देखिए यहां पे इस तरीके से मैं इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन कैसी आएगी? देखिए 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, इसमें करेंगे क्या आ जाएगा? 3y, ये हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर है? तो आपकी इक्वेशन ऐसी मिल गई। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, सेकंड आपकी ये है। क्लियर है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट ऑन टेकिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन ये भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन आपने कंसीडर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे बेटा? आप इसमें से चाहे x निकालिए चाहे y निकालिए। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ? x। तो 2x इक्वल टू 3y प्लस का उस साइड जाके माइनस का 13 माइनस 3y। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y, मतलब 2x इक्वल टू 30 माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में। तो x क्या हो जाएगा? 30 माइनस 3y अपॉन 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। क्लियर है? इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। इसकी वैल्यू फर्स्ट से निकाली, कहाँ रखेंगे? x की वैल्यू सेकंड में। तो यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो रखें तो 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट का यूज करेंगे प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बन जा और 2 2 जा, क्या बचा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हैं लेकिन डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट, और बड़े वाले का साइन लगता है। तो 6y प्लस 5y माइनस 6y प्लस 5y यानी कि क्या बचेगा y, लेकिन साइन कैसा आएगा निगेटिव। 26 उस साइड चला जाएगा तो 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू यहाँ भी डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 23 माइनस 26 मतलब 26 में 23 का 3, लेकिन साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर है। चलिए अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या है इक्वेशन नंबर 3 ये है, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 y कितना है 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 13, 3 3 जा 9 अपॉन 2, 13 में से 9 का कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आपका आंसर। क्या किया इन दोनों में, सबसे देखिए आप दोनों में क्या था, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, मतलब ये आपकी टर्मिनेटिंग प्लेस ऑफ डेसिमल थी। कितने पॉइंट कितने प्लेस बाद डेसिमल का टर्मिनेट हो रहा था, एक डिजिट बाद, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिल गई जो कि सॉल्व करने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्लियर है। आप डायरेक्टली इसको भी सॉल्व कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। क्लियर है। मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर किया, वैल्यू निकाली किसकी x की, ये आपकी मर्जी होती है, क्या होती है इक्वेशन फर्स्ट लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड लीजिए, जो आप इक्वेशन ले रहे हैं क्लियर उसमें से चाहे x निकालिए चाहे y निकालिए। क्लियर है। और फिर आपने फर्स्ट ली तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड लेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। x की वैल्यू निकाली है तो कहां जाएगी, कहां जाएगी, x की वैल्यू फर्स्ट निकाली तो कहां जाएगी सेकंड में, सेकंड से आपने y की वैल्यू निकाली वो कहां जाएगी थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आप माइंड में फिट कर लीजिए और यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक की प्लेस पे दूसरे की वैल्यू रख देना, x की प्लेस पे y की वैल्यू, y की प्लेस पे x की वैल्यू, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन विधि इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन, स्थापना करनी एक की जगह पे दूसरी वैल्यू। इज दैट क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए बेटा और इसको नोट कर लीजिए। और ये आंसर आया है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यूज रखिए, यही चीजें आपको मिलने वाली है। क्लियर है, आप रख सकते हैं, मैंने आपको चेक करना सिखाया है। पिछली वीडियो भी आप देखिए ध्यान से जिसने नहीं देखी है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कीजिए, फर्स्ट का 4th है, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 5, ये है। क्या कहता है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ये क्या है बेटा, ये इस तरीके से जहां पे कांस्टेंट नहीं हो। क्लियर है। जहां पे कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट टर्म ही नहीं होती। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 0 होती है। जहां पे कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0 हो। दोनों में देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं लोग, होमोजीनियस इक्वेशंस। क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप किस तरीके से करेंगे बेटा, इसकी एक ट्रिक है।
ट्रिक क्या है देखिए बेटा, अगर आपका इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर आपका a1 अपॉन a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो देन x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी, और इसको क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। आपको ये ट्रिक माइंड में फीड करनी है, ये चीजें जो है आपको दिमाग में लगानी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल का है। आपको ध्यान रखना है अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। किसमें, जब आपकी कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में 0 हो, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो, मतलब होमोजीनियस इक्वेशंस हो। कैसी हो, होमोजीनियस इक्वेशंस। क्लियर है, तो ये चीज आपको माइंड में फीड करना है। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा सबसे पहले इसको। देखिए a1 क्या है, √2 है और ये √3 है। क्लियर है, और a1 अपॉन a2 आपने निकाल लिया। b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो क्या है, √3 है और माइनस का √8 है। तो देखिए आप गौर से देखिए, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में ये है। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो आया आपका x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0। तो ये तो मैंने ऑब्जेक्ट की, फॉर ऑब्जेक्टिव, किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना, ये सब चीज आपको मैंने बता दी। लेकिन यदि आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ रहा है और आपसे बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, तो कहानी वही है, सेम सिस्टम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, चाहे x की वैल्यू निकालिए चाहे y की। तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे x की, तो √2x इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो माइनस के √3y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के √3y अपॉन √2 कहाँ जाएगा, अपॉन में। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। क्लियर है, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से निकाली है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो रखेंगे √3 इंटू माइनस के √3y अपॉन √2 माइनस के यहाँ पे माइनस के √8y इक्वल टू 0, क्योंकि x की प्लेस पे आएगी। अब मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, माइनस y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको भी बेटा वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं इसको मिटाने वाला। क्लियर है, आंसर तो अपन को पता ही चल गया कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 आने वाली है। लेकिन अभी ऐसे कैसे आएगी देखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा दें, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा ये। तो चलिए बेटा यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, क्या आएगा एलसीएम, √2 आएगा माइनस के √3y माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या जाएगा √16y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस के 3y है यहाँ पे, माइनस के 3y एलसीएम लेंगे √2 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। क्लियर है, और ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्ट बेटा √2 को दोनों के अपॉन में लिख देंगे, माइनस 3y और √2 का मल्टीप्लाई इसमें तो √16 इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 3y माइनस के √16 का मतलब 4y और 0 इंटू √2, तो सेम साइन ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा, माइनस के 7y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 अपॉन माइनस का 7। तो आंसर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आप तो 0 आएगा, तो y इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल टू माइनस के √3, y की वैल्यू क्या है 0 अपॉन √2। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हैंस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये आपका आंसर बेटा। तो आपको देखना है, समझना है, उस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 6th है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में बताया, क्योंकि उसमें से 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे।
क्लियर है? तो आप जो है प्लेलिस्ट है चैनल पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 10th के नाम से, तो आप उसमें जाइए, पिछली वीडियोस देखिए और तो ये वाला क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया गया है। आप भी अपने मन से ट्राई कर सकते हैं, इतना मैंने समझा दिया है। तो क्लियर है? आया समझ में? उसमें मैंने डायरेक्टली किया है, इसमें आप जो है एलसीएम लेके पहले इक्वेशन को डिनोमिनेटर गायब कर सकते हैं इनका, एलसीएम लेकर के। क्लियर है? फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से बना सकते हैं इन इक्वेशंस को, इस तरीके से, और फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। तो वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। होमोजेनियस इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जिन इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म क्या हो, जीरो हो, ऐसी इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशंस बोलेंगे और उनका सॉल्यूशन डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए करेंगे a1/a2 b1/b2 निकालेंगे और उनकी वैल्यू सेम नहीं आती है, इज नॉट इक्वल टू होता है। क्लियर है? तो x की वैल्यू भी जीरो आएगी, y की वैल्यू भी जीरो आएगी और सिस्टम क्या था? कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। मैंने आपको बता चुका। क्लियर है? तो बहुत ही आज आपको मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। इस वजह से आप जो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। क्लियर है? एंड शेयर द वीडियो फॉर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स और संगी साथी हों, पढ़ने वाले बच्चे हों, उनको आप वीडियो शेयर करें, जिससे उनका भी भविष्य जो है उज्ज्वल हो जाए। क्लियर है? यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपका नेट ही खर्च होने वाला है, इंटरनेट ही खर्च होगा, डाटा ही खर्च होगा आपका। क्लियर है बेटा? तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है बेटा? तो आप अपने मन से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। थैंक यू।